हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यानी के राहुल के बायोलॉजी क्लास में और आपके अपने YouTube चैनल राइस स्मार्ट एडू पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स और उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स, जहां से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, और ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको सिर्फ इसी राइस स्मार्ट एडू के चैनल पे मिलेगा, मेरे थ्रू और कहीं नहीं मिलेगा, गारंटीड। क्योंकि ये ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं आप लोगों के सहूलियत के लिए। तो इससे पहले कि मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं, जल्दी से जल्दी इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि आज धमाकेदार क्लास होने जा रही है विटामिन्स की, कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो जल्दी से हम शुरू करेंगे। तब तक आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ। और नवरात्रे खत्म होने जा रहे हैं, आप सभी लोगों को नवरात्रों की और दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं राइस स्मार्ट एडू और मेरी तरफ से। सबने बड़ी मस्ती की होगी। क्या कुछ अनोखा रहा इस नवरात्रों में आपके लिए? एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपनी खुशियों को हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ती है। ठीक है, तो आप भी अपनी खुशियों को हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपने क्या किया इन नवरात्रों में और क्या आपने कुछ अलग किया इस बार। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अपने अभी सभी दोस्तों को, सभी प्रियजनों को ये बता दिया गया होगा कि राइस स्मार्ट एडू पे राहुल सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज वो विटामिन्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स आने वाले हैं। फटाफट से ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ शुरू करेंगे और उसी सवालों के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following forms the base of vegetable fibers? विटामिन्स एक बायोमॉलिक्यूल्स है, यानी जैव अणु है। हमारे शरीर में कई सारे जैव अणु होते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, हमारे बॉडी के लिए तो सारे जैव अणु महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है विटामिन जो एसएससी के पेपर सेटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। खैर, तो वनस्पति रेशों का आधार कौन बनता है? सेलुलोज है, प्रोटीन है, वसा है, तेल यानी ऑयल है। क्वेश्चन का जवाब आप खुद देंगे, मैं बस आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो देखते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैव अणु, ये ऐसे कार्बनिक, तो बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये क्या है? ये आपके कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है ये? कार्बनिक यौगिक हैं। कोई भी बायोमॉलिक्यूल हम ले लें, ये कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, जो हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में और कुछ कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन स्वास्थ्य और हेल्दी जीवन के लिए इनकी बहुत ही आवश्यकता होती है। तो बायोमॉलिक्यूल्स में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, नेक्स्ट विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं एंड न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैव अणु हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटा यूनिट, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? सैकराइड। और किस कार्बोहाइड्रेट में कितने सैकराइड हैं, इसके आधार पे इनको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर सिर्फ एक ही सैकराइड होगा तो उसे मोनोसैकराइड कहते हैं, यानी ये जल में विघटित होकर और छोटे यूनिट में नहीं टूटेगा। जब ये खुद ही अकेला एक मॉलिक्यूल है तो और कितना तोड़ोगे भाई इसे। ऑलिगोसैकराइड्स, जिसमें 2 से लेकर 10
सैकराइड यूनिट्स होते हैं। जो घर में आप चीनी खाते हैं जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, वो इसी का उदाहरण है। हम जो दूध पीते हैं उसके अंदर जो मिल्क शुगर है, दुग्ध शर्करा जिसे हम लैक्टोज के नाम से जानते हैं, वो भी इसी का उदाहरण है। ठीक है। और ग्लूकोज जो हम खाते हैं एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूसर के रूप में, वो मोनोसैकराइड का उदाहरण है। अब पॉलीसैकराइड की बात करें तो यहाँ 100 से लेके 3000 तक मोनोसैकराइड्स, यानी मोनोसैकराइड्स एक ही होता है तो सैकराइड यूनिट्स होते हैं। 100 से लेके 3000 तक सैकराइड यूनिट्स होते हैं। ठीक है। तो आप खाना तो खाते हैं, वेजिटेरियन खाते हो या नॉन वेजिटेरियन खाते हो, बात अलग है। वेजिटेरियन खाने में जो मेजर कंपोनेंट हमारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है वो होता है स्टार्च। ठीक है। चावल हो, रोटी हो, मक्का हो, आलू हो, प्याज हो, फल हो, फ्रूट्स हो, कोई सा भी हो, उसमें होता है स्टार्च। तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टार्च। अगर हम दूसरा की बात करें तो वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन ये एनिमल के अंदर होता है, तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनमें स्टार्च भी जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि खाली आप चिकन की टंगड़ी खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं, भाई उसके साथ कुछ तो रोटी चावल लेते ही होंगे, तो उनमें स्टार्च मिल रहा है। और जो नॉन वेजिटेरियन आइटम है वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लाइकोजन मिल रहा है। एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉलीसैकराइड होता है जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। सेल्यूलोज ये भी पादपों में, यानी सेल्यूलोज भी कहाँ होता है? प्लांट्स में। स्टार्च कहाँ होता है? प्लांट्स में। ग्लाइकोजन कहाँ होता है? ये एनिमल्स में होता है। ठीक है। तो सेल्यूलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ ग्रेजिंग एनिमल्स यानी जो घास फूस खा के जो जंतु जिंदा रहते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी है ना, और भी दूसरे जो शाकाहारी जीव हैं, उनमें ये डाइजेस्ट होता है। हमारे में स्टार्च डाइजेस्ट होता है, ग्लाइकोजन डाइजेस्ट होता है। ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण के साथ हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा। आगे देखते हैं कि पॉलीसैकराइड्स, यही 3 पॉलीसैकराइड्स की हमने बात की थी, स्टार्च की, सेलुलोज की, ग्लाइकोजन की। स्टार्च प्लांट्स में मौजूद होता है, सेलुलोज प्लांट्स में मौजूद होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है। और प्लांट्स में जो ये स्टार्च है ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, सेलुलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर इनडाइजेस्टेबल है। और एनिमल्स में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है वो भी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, यानी इनके लिए हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है। चलिए, तो ये सब समझ लिया। अब आगे वापस हमारा आता है तो वनस्पति रेशों का आधार। तो रेशा ये जो है ना सेल्यूलोज से होता है, तो इसलिए सही आंसर इसका क्या है? सेल्यूलोज। वेरी गुड, समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट, उसके मेजर पार्ट्स हमने देख लिया। चलिए, नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, है ना, सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? आपको बता दूं, जितने भी फ्रूट्स हम लेते हैं उसके अंदर जो मिठास के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो उसके मीठेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो भी इसी कार्बोहाइड्रेट की वजह से है जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है। ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन मिठास भी होती है, बट उतनी मिठास नहीं होती है। तो जरा सा देख लें हम मोनोसैकराइड्स। अभी हमने इसके पिछले स्लाइड में पॉलीसैकराइड्स के 3 पार्ट्स देखे थे, अब हम मोनोसैकराइड्स को देख रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण। ठीक है। एक ग्लूकोज जो हमें तुरंत एनर्जी देता है, अगर आप देखें तो ये C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज ये भी C6H12O6 होता है। दोनों का आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस इनके अंदर जो क्रियात्मक समूह होता है यानी फंक्शनल ग्रुप, उसका अंतर है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है CHO जिसे एल्डिहाइड कहते हैं, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। फ्रक्टोज में हमारा क्या होता है? कीटोन, और यहाँ क्या होता है? ये एल्डिहाइड। ठीक है। इसमें
फ्रक्टोज जो हमारा है वो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। गैलेक्टोज भी लिखा है। गैलेक्टोज आपको बता दूं, जब हम दूध पीते हैं तो दूध में जो लैक्टोज होता है, उस लैक्टोज के अंदर एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का प्रेजेंट होता है ना। अगर ये गै हटा दो, इसे अगर मैं हटा दूं तो आपको यहां दिख रहा है लैक्टोज, तो दिमाग आप लगा सकते हैं कि लैक्टोज एक्चुअली ओलिगोसैकेराइड के अंदर डाइसैकेराइड का मेंबर है, जबकि गैलेक्टोज एक मोनोसैकेराइड का मेंबर है। तो गैलेक्टोज एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट के रूप में दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट यानी लैक्टोज में उपस्थित होता है। ठीक है, तो एक गैलेक्टोज होता है जो दूध में रहता है और दूसरा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब ये आपस में मिलते हैं, जुड़ जाते हैं, तब बनता है लैक्टोज और ये कहलाता है मिल्क शुगर यानी दुग्ध शर्करा। ठीक है, रावण नहीं बनना। चलिए, स्वीटेस्ट शुगर एग्जाम्पल, अब हम इसका आंसर समझ चुके हैं। इसका आंसर हमारा फ्रक्टोज है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल प्रोटीन इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। जंतु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि जंतु प्रोटीन यानी हम भी जंतु हैं, बाकी दूसरे जो हम मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं या एग वगैरह ले रहे हैं, ये सभी जंतुओं से ही मिलता है। तो उनसे जो प्रोटीन हमें मिलता है उसे हम प्रथम श्रेणी प्रोटीन कहते हैं। वनस्पतियों से भी, पादप वर्ग से भी हमें प्रोटीन मिलता है, और पादप वर्ग में जो प्रोटीन हमें मिलता है वो मुख्यतः कहाँ से मिलता है? दाल से। ठीक है, जिसे हम लेग्यूम्स कह सकते हैं, यहाँ से मिलता है, इनमें प्रोटीन उपस्थित होती है। लेकिन प्लांट्स से जो हमें प्रोटीन मिलता है, ये सभी क्या है? प्लांट्स। तो प्लांट्स से जो हमें प्रोटीन मिलता है, हम उस प्रोटीन को कहते हैं सेकेंड क्लास प्रोटीन, द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन। ठीक है, तो क्यों ऐसा कहते हैं तो हम देखते हैं जरा। तो ये है हमारा एमिनो एसिड। सभी प्रोटीन एमिनो एसिड के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, तो सभी प्रोटीन हमारे किससे बने हुए हैं? एमिनो एसिड से। तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलते हैं जिससे कि प्रोटीन बनता है। सबसे छोटा प्रोटीन हमारे शरीर में है ना। तो अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट प्रोटीन जो हमारे शरीर में है वो है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जिसमें सगुन के 51 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इंसुलिन जिसकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो फिर आप मीठा नहीं खा सकते, है ना। चलो, मीठा क्या, चावल या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, हमें उससे बचना पड़ता है। बहुत कह सकते हैं कि खराब स्थिति होती है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देती है, और ये इंसुलिन उसी ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाने से रोकता है। अगर ज़्यादा बढ़ जाए ब्लड में ग्लूकोज लेवल, तो ये उसको क्या करता है? फिल्टर करने का इंस्ट्रक्शन हमारे बॉडी को देता है। ये खुद नहीं करता, इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, इसको कम कर। ठीक है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है। अगर इंसुलिन ना बने तो फिर ग्लूकोज लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और ब्लड में क्या, हमारे शरीर में हर चीज ना ऑप्टिमम पे काम करती है, चाहे वो बॉडी का टेम्परेचर हो, बॉडी का पीएच हो, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हो, ब्लड का प्रेशर हो, कोई भी चीज ऑप्टिमम लेवल पे हमारे लिए बहुत बेहतर काम करती है। अगर मिनिमम हुआ तब भी हम डेंजर जोन में, मैक्सिमम हुआ तो भी डेंजर जोन में। ठीक है, अगेन फिर से वही बात आती है कि हम अगर अपना खान पान और अपना जीवन शैली सही रखेंगे, सही से जागेंगे, सही समय पर जागेंगे, सही समय पर सोएंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, चलना थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे। डे टू डे लाइफ में ना करो एक्सरसाइज, कोई बात नहीं, लेकिन आप एस्केलेटर या लिफ्ट की जगह अगर सीढ़ियों से चलते हैं तो भी आप पूरे दिन में इतना सारा एक्सरसाइज कर लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। काम का काम, और इसे क्या कह सकते हैं, हाँ, कि आपको आम के दाम मिल गए और गुठलियों के भी दाम मिल गए, यानी आप अपने पैसे भी बचा लिए। अगर थोड़ा दूर चलना है तो आप रिक्शा मत कीजिए, पैदल चल लीजिए 400 मीटर 500 मीटर, वॉक हो गया, काम भी हो गया, पैसे बच गए। तो आम के आम और गुठलियों के दाम। ठीक है, तो ये एमिनो
अम्ल जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट होता है, 20 एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है। 20 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में चाहिए होते हैं। इनमें से 10 एमिनो एसिड्स हमारे लिए इसेंशियल है, 10 हमारे लिए नॉन इसेंशियल है। अब आवश्यक और अनावश्यक, क्या इसका अर्थ है? अब आप समझ लीजिए, एज ए एसएससी स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर प्रैक्टिस के लिए आपके पास मैथ्स की प्रैक्टिस बुक प्रेजेंट है और आप मार्केट में फिर से गए हैं और दुकानदार आपको दिखा रहा है कि भाई साहब देखो और भी कई राइटर्स की मैथ्स की प्रैक्टिस बुक आई है, लेकिन आप गए हैं वहां जीएस की प्रैक्टिस बुक लेने के लिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस बुक ऑलरेडी आपके पास है, तो वहां वो दिखाएगा भी मैथ्स की प्रैक्टिस बुक, तो क्या वो लेना आपके लिए आवश्यक है? उस समय जब आपके पास अभी जीएस की कोई भी प्रैक्टिस बुक नहीं है, तो आवश्यक क्या है जो हमारे पास नहीं है, और अनावश्यक क्या है जो हमारे पास है। ठीक है, तो 20 में से 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में बनते हैं, हमारा बॉडी उसको बना लेता है, उसे हम नॉन एसेंशियल या अनावश्यक एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, लेकिन जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं ये ऐसे हैं, इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी है, ये हमारे डाइट में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 10 एमिनो एसिड्स इसेंशियल हैं। क्यों इसेंशियल हैं? क्योंकि ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, संश्लेषित नहीं होते हैं, तो इन्हें हमें खाने में लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये सभी 10 जो डिफरेंट टाइप्स के इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, अगर जंतु प्रोटीन की बात करें तो वहां ये उपस्थित होते हैं। एक अंडा खा लिया, आप निश्चिंत हो गए कि हमें सभी 10 के 10 इसेंशियल एमिनो एसिड मिल गए। आप में से लगभग सभी जो हैं यंग एज में हैं, कुछ टीन एज में भी होंगे, मोस्टली सभी यंग एज में होंगे। तो यंग एज में आप लोग जिम भी जाते होंगे, वर्जिश करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ बस मैं यही आपसे बात करना चाहता हूँ कि कई आप में से होंगे जो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए प्रोटीन के सोर्स के तौर पे अंडा का सफ़ेद वाला भाग खाते होंगे, पीला वाला नहीं, क्योंकि एग योक जो पीला वाला पार्ट होता है उसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, तो हम उसे नहीं लेके उसके व्हाइट वाले पार्ट को खाते हैं जिसमें क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। और चूंकि ये एक जंतु प्रोटीन है, एक एनिमल प्रोटीन है, तो हमारे बॉडी के सभी 10 इसेंशियल एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होता है एक अकेला। दंगल 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 तो देखा ही होगा, हमारी छोड़ियां छोड़ों से कम है के। तो वहां भी एक चीज आपने नोटिस की होगी कि थोड़ी सी जब वीकनेस लगता है फोगाट सिस्टर्स के पापा जी को, तो आप चूंकि घर में वो चिकन मटन नहीं बना सकते थे, तो बाहर ले जाके उन्हें देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रोटीन, बॉडी को बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन का जो बेस्ट सोर्स है वो एनिमल प्रोटीन है। ठीक है, तो वो उसे खा के ताकतवर बनाते हैं, है ना। जरूर ये सीन याद आ रहा होगा। अब आप यहाँ से उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि क्यों खाना, चिकन वगैरह खाना जरूरी है या अंडे वगैरह खाना जरूरी है। अगर कोई सिंथेटिक प्रोटीन लेते हैं, डब्बे वाला प्रोटीन लेते हैं, तो आपसे गुजारिश है ना लें। उसका साइड इफेक्ट 35-40 साल के बाद आपके शरीर में दिखने को मिलेगा। बॉडी बन तो जाएगी, लेकिन वो टेम्पररी होगी। नेचुरल चीज खाइए, नेचुरल बॉडी बनाइए, लंबा जिए। ठीक है, ओके। अगर हम प्लांट प्रोटीन की बात करें तो उसमें जो 10 इसेंशियल एमिनो एसिड होता है, उसमें से कोई ना कोई एक एमिनो एसिड की कमी कम से कम तो रहती ही रहती है। अगर हम दलहन यानी कि दाल वाले पौधों की बात करें, लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करें, जिनमें सबसे ज्यादा इसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, वो भी होता है 6 से 7 एमिनो एसिड्स तक। सोया बड़ी ऐसा है जिसमें ये माना जाता है कि 10 के 10 इसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए सोया चाप, सोया बड़ी, इनके खाने खाइए, बड़े चाव से खाइए। वेजिटेरियन है ना, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सब खाइए, हेल्दी खाइए। और अगर एक बात जो मैं आज के टीनेजर्स और यंगस्टर्स के बीच में देखता हूँ कि वो खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक जरूर लेते हैं, बचिए इससे। खाते समय हल्का गुनगुना गर्म पानी ही जरूरी है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए टिल द एज ऑफ 60 और 60+। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय आप हंसते खेलते और स्वस्थ रह के गुजारें, तो अपने टीन एज में, यंग एज में ऐसी गलतियां करने से बचें
कि गर्म खाने के साथ ठंडा कोल्ड ड्रिंक नेवर एवर। प्रॉमिस करते हैं? डालिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर प्रॉमिस करता हूँ कि हम खाएंगे, हेल्दी जिएंगे। ठीक है, तो ऐसा है क्या डिलीशियस? नहीं भाई, रिच इन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? ये विटामिन से रिलेटेड है। अब हम विटामिन पे आ चुके हैं, चलिए विटामिन की बात करते हैं। विटामिन ये 1911 में कैसिमिर फंक, इन्होंने विटामिन की जो ये शब्द है इसका इस्तेमाल किया था। और विटामिन जो है वो लैटिन वर्ड वीटा और इसमें अमाइन मिलाने से बना। ठीक है, बाद में इसको मिला के विटामिन बना दिया गया। ठीक है, तो विटामिन दो तरह के होते हैं। एक वैसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्युबल। दूसरा जो वाटर में घुलनशील होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल है ए, डी, ई और के। वाटर सॉल्युबल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि उसमें कई और सारी चीजें मिल जाती हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई सारी विटामिन होती हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, 4 नहीं होता, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, ठीक है, B8 नहीं होता, फिर B9, उसके बाद सीधा विटामिन B12। ये 8 अलग तरह के विटामिन का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और विटामिन सी। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे कि मैंने आपसे क्लास के शुरुआत में कहा था, एक धमाकेदार ट्रिक्स वगैरह के साथ हम मिलेंगे, तो कई बार ये हमें ध्यान में नहीं होता कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है और कौन सा वाटर सॉल्युबल है। तो हम बात करते हैं उस ट्रिक की जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं और कौन फैट सॉल्युबल विटामिन है। और गारंटी कह रहा हूं कि आज से पहले आपने ये ट्रिक कहीं भी नहीं देखी होगी, कहीं भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। इस एसएससी गारंटीड बैच में मेरी गारंटी की इस ट्रिक को बहुत आसानी से आप समझ लेंगे कि फैट और वाटर सॉल्युबल क्या है, और ये यहां से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। और वो क्या है कि फैटी एडेक को वाटर बाथ चाहिए। ठीक है, क्या है ये? फैटी एडेक को वाटर बाथ चाहिए। फैटी यानी फैट और एडेक यानी कि ये विटामिन ए, डी, ई और के। तो फैट में विटामिन ए, डी, ई, के ये सॉल्युबल है। उसके बाद को आप ऐसे ही है। वाटर यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात कर रहा हूं, और बाथ का बी लेना है, चाहिए का सी लेना है, यानी वाटर बाथ चाहिए, यानी वाटर में जो घुलनशील है वो है बी और सी। तो फैटी एडेक को वाटर बाथ चाहिए। वेरी सिंपल लाइन, वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। फैटी एडेक को वाटर बाथ चाहिए। इसमें आपका फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दोनों विटामिन्स की बात की गई है विद क्लासिफिकेशन। Isn't it very interesting short trick? Must post your comment in the comment box. I will wait for your comment. Okay, next move to the next slide. अब हम कुछ वैसे विटामिन जो कि हमारे ऑप्शन में थे उसकी बात करते हैं। विटामिन ए, जिसे रेटिनोल कहते हैं, ये नाइट ब्लाइंडनेस और रतौंधी के लिए जिम्मेदार होता है। रात में नहीं दिखेगा। आपने देखा है, एक मूवी आई बोल राधा बोल, स्टारर ऋषि कपूर, जूही चावला, कादर खान। उसमें कादर खान ने जो कैरेक्टर प्ले किया है वहां उस कैरेक्टर को नाइट ब्लाइंडनेस थी, लेकिन वो उस बात को पूरे विलेज से छिपा के रखता है ना। तो वो किसी को नहीं जानने देता कि भाई रात यानी सूर्यास्त होते उसे बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। एंड दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम कुछ रंग बिरंगे फल नहीं खाते, गाजर, पपीता, ये सब अगर हम खाते हैं तो हमें विटामिन ए बहुत मिलेगा। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस ये सब क्यूरेबल होते हैं। अगर हो गया है कोई बात नहीं, आप खाना शुरू कर दीजिए। इसलिए कहा अगर हेल्दी खाओगे तो हेल्दी रहोगे। अगर आप
चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, पेस्ट्री, इनके चक्कर में पड़ोगे। याद रखना, जो स्वाद आपको अपनी तरफ, यानी ऐसा खाना जो स्वाद की वजह से आपको अपनी तरफ खींच रहा है, उससे दूर भागिए। और वैसा खाना जो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ नहीं आकर्षित करता है, जैसे करेले की सब्जी है या दूसरी भी ऐसी चीजें हैं, तो उसकी तरफ जाइए। अगर पूड़ी और रोटियां रखी हो तो ज़्यादातर लोग पूड़ियों की तरफ जाते हैं। अगर फ्राइड राइस रखी हो और सिंपल राइस रखी हो तो लोग फ्राइड राइस की तरफ जाते हैं। जी नहीं, बची, कभी कभी चल जाएगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ओके। विटामिन सी, जिसे स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, इसका मेन सोर्स, बहुत बेहतरीन सोर्स, आंवला, गुणों का खान आंवला। ठीक है, तो आंवला जरूर खाने में रखिए, आपका स्किन भी हेल्दी रहेगा और किसी भी तरह की बीमारी से बचेंगे। स्कर्वी यानी कि ब्लीडिंग गम्स में से खून आएगा। ठीक है। विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी हड्डियों की बीमारी और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया होता है। हड्डियां खोखली हो जाती हैं, टूटने लगेंगी। और नीचे जो अभी हमने आपसे कल बात होगी, जब हम बोन्स की चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि देखो, हमारा पूरा बॉडी का जो वेट है हमारे पैरों पर है, और पैरों की हड्डियां जो है, जो जांग में है, वो कहलाती है फीमर, और उसके नीचे की बात करें तो वो है रेडियो एंड अल्ना। फीमर इज द वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बोन, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। लेकिन जो हमारा रेडियस है और अल्ना है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां जो है अंदर से खोखली होने लगती हैं, तो हमारा बॉडी का वेट जब पड़ेगा तो हड्डी जो ऐसे सीधी होनी चाहिए थी, है ना, बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए थी, तो ये हड्डियां थोड़ी सी ऐसे धनुष के जैसा बेंट हो जाती हैं, है ना, तो पैर थोड़ा मुड़ जाता है बाहर की तरफ। ठीक है, क्यों? तो आप ऐसे समझ लीजिए, एक लचीला सा कोई पतला सा डंडी सा रख लीजिए ऐसे सीधा, है ना, ऐसे रख लीजिए हाथ पे, और उसके ऊपर आप दबाव डालना शुरू कीजिए। आप देखेंगे ये तो भाई पेन है, टूट जाएगा या तो मुड़ेगा ही नहीं, लेकिन आप पतली सी डंडी लेके उसके ऊपर जब आप ऐसे ऊपर और नीचे से दबाव डालेंगे तो क्या होगा? आप देखेंगे कि वो बीच से बेंड हो रहा है। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन विद द लेग्स बोन। हमारे बॉडी का वेट और जमीन का दबाव जब पड़ता है तो पैरों की हड्डियां यूं थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, धनुषाकार हो जाती हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, एंड दिस इज द ओनली विटामिन व्हिच इज गॉड गिफ्टेड टू अस। हमारे लिए ये गॉड गिफ्टेड विटामिन है। बस सुबह का 10 मिनट सन बाथ लीजिए, सूर्य स्नान, पानी से स्नान करने से पहले 10 मिनट का सूर्य स्नान आपकी हड्डियों को वो मजबूती देगा कि कभी भी किसी भी तरह की हड्डियों की परेशानी नहीं होगी। कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, कोई बाहरी सोर्स लेने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ सन बाथ, द नेचुरल सन बाथ। ठीक है, तो विटामिन डी ये भी याद रखना, अकेला ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नॉट इन डार्क। तो ठीक है, या तो आप अपने स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बचाइए या थोड़ा सा सन बाथ होकर टैन हो जाने दीजिए स्किन के कलर को, लेकिन हड्डियों को मजबूती मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन के, ये भी आपका टोकोफेरॉल, ये गलत आ गया है नाम। ठीक है, तो विटामिन ई जिसे हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, और विटामिन के से देखो क्या होता है, रक्त का थक्का जमने का समय बढ़ जाता है। यानी कि अगर कहीं ब्लीडिंग होती है तो ब्लड आसानी से क्लॉट नहीं होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, विटामिन के की कमी होगी तो। और विटामिन ई से मस्कुलर वीकनेस, हमारे मांसपेशियों में कमजोरी आएगी, तो इससे क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी थकान महसूस होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्या था ये कि विटामिन ई रिकेट्स, ये गलत मेल किया हुआ है, विटामिन ई से रिकेट्स नहीं होता है, तो ये कॉम्बिनेशन गलत है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन हमारे सही हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए इज अबंडेंट इन, अभी मैंने कहा गाजर खाओ, पपीता खाओ, ऐसे दूसरी सारे फल फ्रूट्स रंग बिरंगे खाओ, इसमें हमें मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या है? कैरेट यानी गाजर। कितना सस्ता होता है। अगर आप 10 रुपए का एक समोसा खाते हैं जो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा इन द लॉन्ग रन, अगर आप 10 रुपए का गाजर लें तो आज के समय में पाव भर तो गाजर मिल ही सकता है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को कितना लंबा कर देगा। ठीक है,
और स्वास्थ्य बना के लंबा करेगा, ऐसा नहीं कि वो बीमारियों वाला लंबा जिंदगी। नेक्स्ट है स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू, अभी हमने कहा था कि फ्रूट्स के अंदर जो स्वीटनेस होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है, तो इसका आंसर भी फ्रक्टोज है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमने बहुत सारी बातें की। हमने सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं, हमने कुछ उसको अपने जनरल डे टू डे लाइफ से भी रिलेट किया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सिर्फ ज्ञान न लें, उस ज्ञान को अपने सामान्य जीवन में उतारें। सिर्फ अपने ही जीवन में नहीं, अपने आसपास के प्रियजन जो हैं उनको भी बताएं कि क्या और कैसा हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, जो आने वाले समय में आपको लंबे समय तक हेल्दी रखेगा, डॉक्टर से बचाएगा। एनीमिया, खून की कमी, दो तरह का एनीमिया होता है, एक जो टेम्परेरी होता है ये आप, और दूसरा एक जेनेटिक डिसऑर्डर वाला एनीमिया होता है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये एनीमिया है परनीसियस एनीमिया, जो किसकी कमी से होता है? तो आपको बता दूं कि विटामिन B12, जिसे हम कोबालामाइन के नाम से भी जानते हैं, कई बार आपको पूरा नाम ऐसा मिलेगा लिखा हुआ साइनोकोबालामाइन। कोबाला कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, जिसका सिंबल होता है CO, तो कोबाल्ट। तो विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, इसलिए इसका नाम साइनोकोबालामाइन है। ये रक्त को बनाने में मदद करता है। विटामिन K वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन B12 ये रक्त बनाने में मदद करता है। तो अगर खाने में विटामिन B12 की कमी होगी तो हमारे शरीर में रक्त कम बनेगा, तो हम रक्त अल्पता यानी एनीमिया, है ना, रक्त की कमी के रोग के शिकार हो जाएंगे। अगर फिर से B12 की इनटेक हमने बढ़ा दी तो ये एनीमिया खत्म हो जाएगी। लेकिन अब कहाँ से मिलेगा हमें विटामिन B12? तो आपको बता दूं कि जनरली जो विटामिन B12 है ये आपको मांसाहारी खाने में मिलेगा। मांसाहारी खाने में तब तो भाई वेजिटेरियंस वालों के लिए परेशानी होगी, है ना। तो वेजिटेरियन वालों के लिए ये है कि आपको अपने खाने में दही, दूध उत्पाद, सीधा सीधा दूध नहीं, दुग्ध उत्पाद, अगर उसमें दही आप लेते हैं, द बेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेरियन विटामिन B12। ठीक है, नहीं तो कोई भी मांसाहार खाना खाते हैं, विटामिन B12 आपको वहीं से मिलेगा और वो खून को बढ़ाएगा। दुग्ध उत्पाद, पनीर वगैरह भी आप खा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन आंवला? अभी हमने बात की थी गुणों का खान आंवला, और ये होता है विटामिन C। इसके अलावा आप सिट्रस फ्रूट्स जैसे मौसमी है, संतरा है, इसको खा सकते हैं। ये हमारे गम्स को यानी मसूड़ों को मजबूत रखता है, जिसमें दांत फंसे होते हैं। तो क्या होगा? मसूड़े मजबूत तो हमारे दांत मजबूत, दांत मजबूत तो आप अच्छी अच्छी चीजें लंबे समय तक खा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है? विटामिन C। ओके, नेक्स्ट, विटामिन H ऑल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम? विटामिन H को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने बात किया था कि विटामिन B के अंदर B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, उसके बाद B5, B6, B7, B9, B12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 विटामिन मिलकर विटामिन B कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी में विटामिन B7 को हम विटामिन B7 को हम बायोटीन भी कहते हैं, और विटामिन B7 ही हमारा विटामिन H भी कहलाता है। तो विटामिन H के नाम और क्या हो गए? विटामिन B7 और बायोटीन। ठीक है, यानी सही आंसर हमारा होगा B और C दोनों। नेक्स्ट, विच विटामिन मेक्स बोन्स स्ट्रॉन्ग? अभी हमने बात की कि सूर्य स्नान, जल स्नान के पहले सूर्य स्नान, ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। तो सूर्य स्नान यानी सन बाथ लेने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? वेरी गुड, विटामिन D। अकेला ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में बनता है, बाकी कोई विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता। नेक्स्ट, विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन? आज हम बात कर रहे हैं ब्यूटी विटामिन की, और कल की क्लास में बात करेंगे ब्यूटी बोन की। ठीक है, तो कल की क्लास भी जरूर अटेंड कीजिएगा और समझिएगा कि
ब्यूटी बोन किसे कहते हैं। आज हम बात करते हैं ब्यूटी विटामिन की, यानी एक ऐसा विटामिन जो हमारे इंटरनल ब्यूटी को भी बढ़ाता है, और अगर इंटरनल ब्यूटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारे चेहरे पे निखार, चमक, सब कुछ दिखेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी सुंदरता वो होती है जब हमारा नेचर अच्छा होता है। ठीक है, सिर्फ शारीरिक सुंदरता ही बहुत मायने नहीं रखती। शारीरिक सुंदरता के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम बाकी लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। ठीक है, तो ब्यूटी विटामिन हमारा है विटामिन ई। ठीक है, कई सौंदर्य प्रसाधन आप देखेंगे, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसमें आप देखेंगे कि ऐड के दौरान आता है कि इसमें विटामिन ई है। ठीक है, तो बाहर से अगर आप सिर्फ स्किन पे लगा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन में वो आपको ब्यूटीफाई करेगा, लेकिन अगर आप इसे अपने खान पान में शामिल कर लेते हैं तो वो अंदर जाकर आपके शरीर के हर एक अंग को ब्यूटीफाई करेगा। इसलिए सिर्फ बाहर से लगाने की जगह हम उन सोर्स को देखें कि ये विटामिन हमें जहां से मिल रहा है उसको खाना शुरू कर दें। ठीक है, विच विटामिन इज रिमूव्ड बाय वॉशिंग द पील्ड वेजिटेबल। जैसे जनरली हम कई बार देखते हैं कि आलू को छीला फिर धोने चले गए, तो इससे कुछ विटामिन का लॉस हो जाता है। इससे पहले आप उसको अच्छे से धो लीजिए, फिर छील लीजिए, फिर उसके बाद बना लीजिए, दोबारा धोने से बेहतर है। तो कहता है इसमें विटामिन सी जो हमारा है इसका लॉस होता है। तो धुली हुई सब्जियों को पहले धो लीजिए, अगर उसको पहले छील लेते हैं फिर आप उसको धोते हैं तो इस दौरान विटामिन सी का लॉस होता है, और आप जितना ज़्यादा देर तक उसको धोएंगे विटामिन सी का लॉस उतना ज़्यादा होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस। अभी कहा था, बोल रहा था कादर खान का एक कैरेक्टर जिसको हुआ था नाइट ब्लाइंडनेस, किसकी कमी से? वेरी गुड, विटामिन ए, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज कोबाल्ट फाउंड। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? क्या विटामिन B1 है, B6 है, B9 है या B12 है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि विटामिन B12 जो एनीमिया रोग का कारण बन सकता है अगर इसकी कमी हो गई, और ये मिलता है मेनली मांसाहार खानों में। अगर हम शाकाहार खानों की बात करें तो दुग्ध उत्पाद यानी दही, पनीर, इन सब चीज़ों में मिलता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी दही में होती है। तो जो प्योर वेजिटेरियंस हैं उनसे फिर ये गुजारिश है मेरी कि वो खाने में दही जरूर रखें, या पनीर का आइटम भी लेते रहें, लेकिन दही लेना ज़्यादा जरूरी है। तो वहाँ हमने देखा था कि विटामिन B12, इसे हम साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर है विटामिन B12। नेक्स्ट, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्किन। भाई सन बाथ आप जब लेते हो तो सूरज की रोशनी कहाँ पड़ती है? हमारे पेट के अंदर नहीं ना, हमारे स्किन पे। लेकिन क्या होता है कि जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो वहां पर एक पिगमेंट है, वर्णक है, नाम क्या है? मेलानिन। मेलानिन ये सांवलेपन के लिए उत्तरदायी होता है। सांवलेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी। यानी गोरे होने के लिए हमारे पास कोई नेचुरल केमिकल नहीं है। बस ये समझ लो, जिनके शरीर में मेलानिन कम है वो गोरे हैं, और जिनके शरीर में मेलानिन थोड़ा ज्यादा है वो सांवले हैं, और अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वो डार्क टैन स्किन के बन जाते हैं। और ये मेलानिन सनलाइट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्किन के अंदर बनता है। इसलिए आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो देखेंगे कि वो शहर या वो देश जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ के लोग काफ़ी काले होते हैं। हम अपने आसपास भी देखें तो ऐसे लोग जो धूप में दिन भर मजदूरी करते हैं, जैसे सड़क पे काम करने वाले हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं, वो कभी आपको गोरे चिट्टे नहीं नजर आएंगे, काफ़ी काले नजर आएंगे। तो कौन सा है जो स्किन में बनता है? तो ऑब्वियसली विटामिन डी, क्योंकि सनलाइट हमारे स्किन को हिट करता है। नेक्स्ट हम बढ़े, विच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म विटामिन। क्या वो एडवर्ड जेनर साहब हैं, सी फंक, पूरा नाम कैसिमिर फंक, या बेंजामिन फ्रैंकलिन है, या मार्टिनस बेजरिंग है? तो हमने अभी आपको बताया था विटामिन 1911 में विटामिन शब्द किसने दिया था? तो कैसिमिर
फंक ने, यानी सही आंसर है सी फंक, एडवर्ड जेनर, इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। आज जो आप देख रहे हैं कि पोलियो वैक्सीन या कोविड-19 का वैक्सीन, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, इस चीज़ की खोज और इसकी जानकारी एडवर्ड जेनर ने दी थी। उन्होंने ये बताया था कि अगर हमें किसी के प्रति रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करनी है तो उसी वायरस का या बैक्टीरिया का डेड पार्ट हमारे बॉडी में डाल दिया जाए, हमारा बॉडी उनसे लड़ने की तैयारी कर लेता है। अगर वो फिर ओरिजिनल वायरस और बैक्टीरिया हमारा जब आएगा तो हमारी जो फौज बन चुकी है उससे लड़ने के लिए वो उससे फाइट करेगा। तो याद रखिएगा, जो भी वैक्सीन टर्म जहां भी आता है तो वहां पर बेसिकली हमें कोई दवा नहीं दी जाती, हमें दवा की जगह उसी वायरस और बैक्टीरिया का ही डेड पार्ट पिला दिया जाता है और हमारा बॉडी उसको एक फॉरेन ऑब्जेक्ट समझकर उससे लड़ने की तैयारी में लग जाता है और अपनी फौज बना लेता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर प्लानिंग होती है जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। ओके, तो वेरी गुड वैक्सीनेशन है ना फॉर आवर हेल्थ। तो जो भी वैक्सीनेशन है, चाहे बच्चों का हो बड़ा का हो, वैक्सीनेशन कराइएगा। इससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर फाइट करने की, किससे, इंसानों से नहीं, बैक्टीरिया से, वायरस से, दूसरे पैथोजन से फाइट करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो सी फंक हमारा इसका सही आंसर है। और इस तरह से हमने विटामिन्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, इतने क्वेश्चंस जो, और बहुत कॉन्सेप्ट्स भी देखा। इससे बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और उस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान में रख लिया तो आपको विटामिन में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। फिर से हमारी तरफ से आप लोगों को दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही कल एक और क्लास के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मैं विदा लेता हूं आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ। थैंक यू।